हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं हूँ प्रीति राठौर और आज हम NSTI मुंबई के सेट 7 को कर रहे हैं। मतलब आज हमारे सेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज हम 11 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज सेशन में भी सबने बने रहना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना है ताकि हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो बढ़ते आज के सेशन की तरफ, करते हैं शुरू। और आप लोग थोड़े जल्दी आ जाया करो, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया करो। तो शुरू करें। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आपके पास आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। Which among the following can be considered under the category of culture difference of trainees? देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने किस चीज़ को बताना है, डिफरेंस ऑफ ट्रेनी को बताना है। ठीक है, कि कौन सा डिफरेंस ऑफ ट्रेनी है जो उसकी कैटेगरी ऑफ कल्चर के अंडर कंसीडर किया जाता है। ट्रेनी के डिफरेंस को बताना है जो कैटेगरी ऑफ कल्चर के अंदर कंसीडर किया जाता है, कि ट्रेनी का कौन सा डिफरेंस है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज और ऑप्शन नंबर डी है बिल्ड ऑफ साइकिक। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। अगर आपको आता है तो आप आंसर करेंगे, वरना आप तुक्के लगाएंगे, इसलिए आज सब चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा इनमें से आपका कैटेगरी ऑफ कल्चर का डिफरेंस? वेरी गुड, तो लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज कैसी है, देखिए हर कल्चर की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो लर्नर भी अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी भी आ जाती है दूसरी तरह की लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर नॉर्थ का कोई बच्चा है और साउथ गया है, तो नॉर्थ और साउथ में तो अलग अलग है। बाय द वे, अगर जैसे हम लोग या कोई पंजाब के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई हिमाचल के हैं, कोई यूपी के हैं, और जाके कहाँ गए, NSTI चेन्नई गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सभी साउथ में है, तमिलनाडु में गए हैं तो तमिल बोलते हैं वहाँ पे सब लोग। तो तमिल के लोगों को हमारी भाषा समझने में दिक्कत है, हमें उनकी भाषा समझने में दिक्कत है। तो मतलब कि डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? कैटेगरी का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है। ये हमारे यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे तमिल बोली जाती है। तो इस वजह से हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी सी, अगर हम बोलेंगे हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है अपनी बात समझने में, तो हम क्या करते हैं, मिक्स लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो सेम, खैर इस बात को छोड़िए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेनीज़ के डिफरेंस की, कि ट्रेनीज़ का कौन सा डिफरेंस है जो कैटेगरी ऑफ कल्चर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो वो किया जाएगा आपका लैंग्वेज, क्योंकि इंटेलिजेंसी है या फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटी है या बिल्ड ऑफ साइकी है, ये हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड हमारा कौन सा है, लैंग्वेज है, क्योंकि हर एक कल्चर की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टिमुलेटिंग द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्नर रिगार्डिंग द नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द ताजमहल बाय शोइंग द मॉडल पिक्चर। दिस एक्ट कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, मोटिवेशन, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग बाय डूइंग। वेरी गुड, ये क्या है हमारा, वेरी गुड, वेरी गुड, मोटिवेशन है हमारा आंसर। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। भाई देखिए, हमने क्या करना है, अपने स्टूडेंट के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करनी है।
किसके रिगार्डिंग? अपने हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। तो एक टीचर क्या कर रहा है, ताजमहल की पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे सामने ताजमहल की पिक्चर है, या आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ताजमहल की पिक्चर है। अब मुझे ताजमहल के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया कि आपको पता है 7 अजूबों में से जो हमारा 7 वंडर है हमारे विश्व के, उसमें से ताजमहल का पहला स्थान है। और ताजमहल को 1632 ईस्वी में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1653 में बनकर तैयार हुआ हमारा जो ताजमहल है। और ताजमहल क्यों बनाया गया था, अगर मैं आपको बताने लगूँ कि शाहजहाँ था, उसकी एक बेगम थी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मुमताज़ महल बेगम नाम था उनका। तो उससे उनके 14 बच्चे पैदा हुए थे, और 14 बच्चे के दौरान क्या हो गया था, उनकी मुमताज़ जो थी वो डेथ को मतलब कि उनकी मौत हो गई थी। तो उनकी याद पर शाहजहाँ ने महल तैयार किया था, कौन सा? ताजमहल तैयार किया था, ठीक है, जो उनकी कब्र को रखने के लिए बनाया गया था। और अगर मैं बताऊं कि वहाँ पर आपके शाहजहाँ की और मुमताज़ की दोनों की कब्रें शामिल है आज तक। अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मेरा क्या है, ताजमहल है बच्चों। ये ताजमहल क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे मतलब कि क्या करनी है, क्यूरियोसिटी बनानी है अपने लर्नर के माइंड में, उनको मोटिवेट करना है किसी सब्जेक्ट मैटर को सिखाने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने ये बताना था कि ताजमहल क्या है, किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, ताजमहल दिखा दिया कि बच्चों जो ये ताजमहल है ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इसको भी 7 वंडर में से पहला वंडर पे इसका नाम आता है, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि इसके आर्किटेक्चर कौन थे। तो इसके आर्किटेक्चर थे, इसके मेन आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लोहरी। इसको याद रखना, ये कई बार हमारे जीके के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसके आर्किटेक्चर कौन थे, उस्ताद अहमद लोहरी। और 20 साल के पीरियड में बना है, हमारा 20 साल लग गए ताजमहल को बनाने में, क्योंकि 1632 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था ताजमहल को बनाना, और 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था हमारा ताजमहल। और ये सभी आप सभी जानते हैं कि ताजमहल बनाने की कहानी क्या थी, थोड़ी थोड़ी मैंने बता दी आपको। तो मतलब कि पिक्चर से हम अगर क्यूरियोसिटी अपने पिक्चर से, मॉडल से क्यूरियोसिटी बना रहे हैं अपने लर्नर के माइंड में, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मोटिवेशन कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूजिंग द टेक्निक ऑफ अंतराक्षरी। देखिए कौन सी टेक्निक का यूज़ हो रहा है, अंतराक्षरी का, किसके लिए, फॉर लर्निंग पॉइंट, लर्निंग को सिखाने के लिए। दिस एक्ट ऑफ द टीचर कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। इसमें क्या बता रहा है कि आप एक पोएम को सिखाने के लिए अंतराक्षरी का यूज़ कर रहे हो। तो जो एक टीचर है वो अंतराक्षरी का यूज़ कर रहा है पोएम सिखाने के लिए, तो ये कौन सी प्रिंसिपल के अंडर आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट के अंदर, मोटिवेशन के अंदर, या क्रिएशन एंड रिक्रिएशन के अंदर, या फिर लर्निंग बाय डूइंग के अंदर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या कहलाएगा, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन कहलाएगा। अब देखिए एक टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को सिखा रहा है नई चीज़ों से, इसके लिए नई नई चीज़ ला रहा है, क्रिएशन और रिक्रिएशन ला रहा है। पाई थी उसने पोएम सिखानी है, तो उसने किसका यूज़ किया, अंताक्षरी का यूज़ किया। जैसे हम करते हैं अंताक्षरी से, हम क्या करते हैं, बाय द वे एक दूसरे को सॉन्ग देते हैं कि हाँ ठीक है आप इस अक्षर से आप सॉन्ग गाइए, या आप इस तरह से कीजिए। वैसे ही क्या कर रहा है, एक टीचर जो है पोएम सिखाने के लिए अंतराक्षरी का यूज़ कर रहा है कि चलो आपको पोएम बतानी है, ठीक है, कि ये किसकी पोएम है, आपने इसकी पोएम को बताना है, आपने इसकी पोएम को बताना है, आपने इसकी पोएम को बताना है, मतलब कि लेखक की पोएम को बताना है, इसकी मतलब लेखक की बात हो रही है, ठीक है। तो टीचर ने क्या कर दिया, एक जैसे हम सॉन्ग खेलते हैं ना आपस में, अंतराक्षरी खेलते हैं जिसमें हम सॉन्ग गा रहे होते हैं, सेम उसी तरह से टीचर ने हमारे को पोएम लर्न करवानी है, तो उसने अंतराक्षरी का यूज़ कर दिया कि चलो ठीक है आज सारे बच्चे क्या करेंगे, पोएम को सीखेंगे, अलग अलग पोएम के बारे में सीखेंगे, अलग अलग पोएम बताएंगे। तो उसके लिए उसने अंतराक्षरी का यूज़ कर दिया। तो उसने ये क्या कर दिया, एक नई क्रिएशन कर दी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारा आंसर, प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल के अंडर आ जाता है हमारे, ये क्रिएशन एंड रिक्रिएशन के अंदर आ जाता है, ठीक है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, विच वन इज रेलेवेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आपको इसमें बताना है कि कौन सा रेलेवेंट है आपके प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी बाय बॉडी एंड सेंस। ऑप्शन नंबर बी है क्रिएशन ऑन इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इन द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी है नोइंग वेरियस लेवल ऑफ लर्नर्स। और ऑप्शन नंबर डी है आफ्टर अ लिंक बिटवीन न्यू एंड ओल्ड नॉलेज द न्यू नॉलेज बिकम अ पार्ट ऑफ लर्नर लाइफ। आपको इसमें क्या बताना है, इंडिविजुअल डिफरेंस बताना है कि कौन सा है इसमें से। वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा है, नोइंग वेरियस लेवल ऑफ लर्नर्स। क्योंकि देखिए जब हम किसी के अलग अलग लेवल्स को जान रहे हैं, अपने लर्नर के अलग अलग लेवल्स को जान रहे हैं, तो वही तो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी यही है, जब हम किसी के अलग अलग लेवल को जान रहे हैं, डिफरेंस को जान रहे हैं कि किसमें मतलब कि क्या क्या विभिन्नता पाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉरबेल किंडरगार्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो आपका फॉरबेल किंडरगार्टन सिस्टम है वो कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, आपके डेमोक्रेटिक डीलिंग पर, आपके लर्निंग बाय डूइंग पर, या फिर मोटिवेशन पर, या क्रिएशन एंड रिक्रिएशन पर। वेरी गुड वेरी गुड। जो भी आंसर है सही है, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत कम पढ़ा है। तो आपका जो फॉरबेल किंडरगार्टन ने जो सिस्टम बनाया है वो उसका पूरा तरह से आधारित है आपके लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेजेंटिंग गुड डेमो, शोइंग गुड सैंपल ऑफ फिनिशिंग गुड्स, डिस्प्लेइंग चार्ट, पिक्चर, मॉडल, ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा एक्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर कैन बी कंसिडर अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए एक टीचर क्या कर रहा है, अच्छे से अपने डेमो को प्रेजेंट कर रहा है, अच्छे सैंपल दिखा रहा है, अच्छे से फिनिशिंग करना बता रहा है, और साथ ही साथ में क्या कर रहा है, अपने चार्ट को, मॉडल को, पिक्चर को दिखा रहा है, साथ ही साथ में क्या करवा रहा है, ग्रुप डिस्कशन करवा रहा है। तो जो ये एक इंस्ट्रक्टर कर रहा है, इसको हम किस प्रिंसिपल के अंदर कंसीडर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग बाय डूइंग, या इंटरेस्ट, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, या फिर प्लानिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है ये, एक इंटरेस्ट है, किसके अंदर आएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आएगा। क्योंकि एक टीचर क्या कर रहा है कि वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, कि उसको अपने डेमो को अच्छे से शो कर रहा है, अपने चार्ट को, अपने पिक्चर को, साथ ही साथ में वो ग्रुप डिस्कशन करवा रहा है, और साथ ही साथ में जो उसने सैंपल बनाए हैं उनको भी शो कर रहा है। क्यों, ताकि लर्नर का इंटरेस्ट क्रिएट हो सब्जेक्ट मैटर के अंदर, इसलिए वो सब इसलिए एक टीचर ये सब कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे किसके कौन से प्रिंसिपल के अंदर आ गया, इंटरेस्ट के अंदर आ गया। मतलब अब हमने क्या सीखना है इस क्वेश्चन से, हमने सीखना है कि अगर हमने अपने लर्नर
में पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डेमोज शो करना पड़ेगा उनको। अच्छे से कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, अच्छे से डेमो दें अपने स्टूडेंट के लिए। जो हमने सैम्पल बनाए हैं उनको अच्छे से फिनिश करके दिखाएंगे, हम अच्छे से बताएंगे उसके बारे में। अपना चार्ट बनाया है, मॉडल बनाया है तो उसके बारे में भी उनको अच्छे से बताएंगे कि चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है, मॉडल के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ आती है। और साथ ही साथ में क्या करवाएंगे, बच्चों से ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। डिस्कशन से क्या होगा, एक तो क्लास में थोड़ा सा शोर भी हो जाएगा, थोड़े से बच्चे अवेयर भी हो जाएंगे, मतलब कि जो बच्चे सो रहे थे उनकी नींद भी उड़ जाएंगी ग्रुप डिस्कशन के दौरान, क्योंकि बातचीत करने में सभी क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं और पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट भी लेंगे। बट फालतू की गॉसिप नहीं करनी है, ग्रुप डिस्कशन में क्या करनी है, अच्छी बातें करनी है, मतलब कि अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बातें करनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लर्नर जो है एक इंटरेस्ट पैदा करेगा, मतलब कि उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक इंटरेस्ट पैदा होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपसे थोड़ा कम जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, गुड फीलिंग अराइजिंग द लर्नर बाय कीपिंग देम एक्टिव एंड देयर एफिशिएंसी इंक्रीज। देखिए जो लर्नर है उनमें क्या करनी है आपने, उनकी इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाना है, राइज करना है आपको, जिससे क्या होगा, उनकी इफ़िशेंसी बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप अपने लर्नर के माइंड में क्या करते हो, लर्नर की एक्टिविटी को कीप करते हो, मतलब बढ़ाते हो, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हो ताकि उनकी क्या बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। और इसके लिए आप देखिए क्या कर रहे हो, सम न्यू मेथड आर, आप इसके लिए नए मेथड यूज़ कर रहे हो। कौन से, मेंटेंसरी, किंडरगार्टन, हैरिसन डाल्टन, प्रोजेक्ट एंड बेसिक मेथड आर कंसीडर अंडर द, जो ये सारे मॉडल है ये आपकी किसके कंसीडर आ जाएंगे, कौन से प्रिंसिपल के अंदर आ जाएंगे, आपके डेमोक्रेटिक डीलिंग के अंदर, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन के अंदर, या फिर लर्निंग बाय डूइंग के अंदर, या लिंकिंग विद द लाइफ के अंदर। देखिए थोड़ा सा अलग है, आप अपने हिसाब से आंसर दे दीजिए इसका, मैं आपको समझाती हूँ फिर। गुड गुड गुड, जो भी आपका आंसर है वैसे इसका आंसर है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। देखिए ये तो हमने बोल दिया कि भैया हमने क्या करनी है, लर्नर की एक्टिविटी को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा लर्नर है वो एक्टिव होके कोई चीज़ सीखे, सक्रिय होके कोई चीज़ सीखे, और जो है क्या करे, अपनी इफ़िशिएंसी बढ़ाए। मतलब कि जब वो एक्टिव होके सीखेगा तो नई चीज़ों को सीखने के लिए उसमें क्या होगी, फीलिंग अराइज होगी, मतलब कि नए अच्छी भावनाएं पैदा होगी, ठीक है। तो इसके लिए नए मेथड अपना रहे हैं। तो कौन से है, एक तो आपकी मेंटेसरी है, किंडरगार्टन है, हॉरिसन है, डाल्टन है, प्रोजेक्ट बेसिक है, ये ठीक है। अच्छा मैं इनको बताती हूँ, आपने अगर पढ़ा है इनके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो देखिए जो आपकी ये मेंटेसरी है, मेंटेसरी जो एक पद्धति है, मतलब कि इसको 2 से 6 साल के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेडागोगी की बात कर रहे हैं। पेडागोगी के अंदर हमारे ये सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। तो किस तरह से हमने 2 से 6 साल के बच्चों को सिखाना है, किस तरह से जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, हर इंसान के अंदर चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सबके अंदर कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है, कोई ना कोई जिसको आप बोलोगे इच्छा शक्ति ज़रूर होती है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उनका अलग अलग तरह का इंटरेस्ट होता है, तो उनके इंटरेस्ट को किस तरह से बढ़ाया जाए, उनको किस तरह से कोई चीज़ सिखाया जाए, तो ये आपकी मेंटेसरी के अंदर बताई गई है। मेंटेसरी जो बनाई है ये एक शास्त्री है, पता नहीं कौन सी, ये मैं भूल गई हूँ, चलो छोड़ो इसको। फिर सेकंड है किंडरगार्टन। जो किंडरगार्टन है ये अभी हमने पीछे पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर 15 में, फॉबेल्स किंडरगार्टन कौन सा प्रिंसिपल है, तो लर्निंग बाय डूइंग था उसका प्रिंसिपल भी, ठीक है। तो जो ये फॉरवेल है आपके, ये जर्मनी के शास्त्री हैं, ठीक है। और इन्होंने ये किंडरगार्टन करके अपना एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर इन्होंने बताया कि किंडर मतलब बच्चे और गार्डन मतलब बगीचा, ठीक है।
तो इन्होंने बताया है कि जो किंडरगार्टन है वो एक बच्चों का बाग है, बच्चों के लिए बाग बनाना है जिसके अंदर क्या करेंगे, बच्चे खेलेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि इनका जो फोकस है सभी का, आपकी अब थोड़ी सी बात मैं डाल्टन के बारे में करती हूँ। जो डाल्टन है ये आपकी अमेरिका की शास्त्री है, और इन्होंने इनका नाम है, मतलब कि डाल्टन जिसने बनाया है उसका नाम है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, इन्होंने एक बच्चों के लिए प्रयोगशाला बनाई थी। देखिए जो इन सब है, जो ये सब है आपके किंडरगार्टन है, हॉर्बल है या हरिस्टन है या डाल्टन है, इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि असल में किस तरह से हम लर्निंग बाय डूइंग करवा सकते हैं, मतलब कि किस तरह से हम काम करने के बाद लर्निंग करवा सकते हैं। कोई किसी चीज़ को डन करे उसके बाद वो किस तरह से सीखे, उसके अंदर बताया गया था। बट ये जो इनका बेसिक मॉडल जो उन्होंने तैयार किया था, ये इन्होंने बच्चों के लिए तैयार किया था। ठीक है, कितने साल से, 2 साल से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए इनके ये जो सारे मॉडल हैं ये बने हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो। जो किंडरगार्टन है इसने क्या किया था, बच्चों के लिए एक बाग बनाया था। कैसा बाग बनाया था, मतलब कि एक सिस्टम बनाया था जिसके अंदर इन्होंने कहा कि किस तरह से हम 4 से 6 साल के बच्चे या फिर 8 साल के बच्चों को सिखा सकते हैं। मतलब कि अगर हम बच्चों को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, अगर हम बच्चों को कोई खेल सिखा रहे हैं, अगर हम बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, मतलब तो हम उसको किस तरह से सिखाएं। अगर हम उसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उसको वो किस तरह क्यों दे, वो गिफ्ट कब उसको अप्रिशिएट किया जाए। मतलब जब छोटा बच्चा कोई काम कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए गिफ्ट दे, मतलब कि बच्चों को जो खेल देना है, गीत देना है, उपहार देना है, वो कब दिया जाना है, कैसे दिया जाना है, बच्चों को किस तरह से सिखाना है। तो ये क्या था उनका कि पहले तो बच्चों को हमने सिखानी है, जब बच्चा सीखे और नई चीज़ें करे तो उसको क्या देना, उपहार देना है, उसको हमने अप्रिशिएट करना है ताकि वो नई नई चीज़ सीखे। ये एक किंडरगार्टन ने बताया कि हमने बच्चों को क्या देने हैं, उपहार देने हैं, मतलब कि उनको अप्रिशिएट करना है उनके काम के बाद। ठीक है, और जो डाल्टन थी उसने क्या बताया, आपकी डाल्टन, ये वाली डाल्टन आपकी जो मिस हेलेन है पार्कहर्स्ट ने क्या बताया, बच्चों के लिए एक लेबोरेटरी बना दी। लेबोरेटरी के अंदर उसने क्या बताया कि जो लेबोरेटरी है मेरी, उसमें बच्चे हर काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र होकर सीखे और नई नई चीज़ें करें, नई नई चीज़ें करें। मतलब कि नई नई कोई चीज़ सीख रहे हैं, बाय द वे अगर हमने कोई काम सीखा है तो उसमें और नया करें। तो बच्चे जब स्वतंत्र होंगे तो वो नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो क्या हुआ, जो अमेरिका की थी तो उससे पूरा देश जो है प्रभावित हुआ, इसकी प्रयोगशाला से पूरा देश प्रभावित हुआ। और फिर जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेकर 1916 तक चला। ठीक है, तो इन्होंने जो ये अपनी प्रयोगशाला का काम था थोड़ा सा ढीला कर दिया था और 1920 के बाद उन्होंने फिर से शुरू कर दिया था अपने प्रोजेक्ट पर काम करना, अपनी लेबोरेटरी पर फिर से काम करना। तो जो पूरा देश था इस बात से प्रभावित हुआ, क्योंकि ये देखिए जो ये थे आपके शास्त्री थे, सारे शास्त्री ये बच्चों को सिखा रहे थे, बच्चों को किस तरह से सिखाना है। क्योंकि हमने सुना है ना कि जो छोटा बच्चा होता है वो एक मिट्टी के बराबर होता है, अगर आप उसको किस तरह से ढालना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। कि जैसे एक होता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, कुम्हार। कुम्हार क्या करता है, मतलब कि कच्ची मिट्टी लेगा और उसको अपने अकॉर्डिंग वो ढाल देगा, उसको बना लेगा, नई नई चीज़ें बना देता है, नए नए बर्तन बना देता है, बर्तन ही बोलते होंगे शायद उसको भी। तो वही है कि हम छोटे बच्चों को जो है बचपन में ही सिखा सकते हैं, बचपन में ही उनके माइंड को हम अवेयर कर सकते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो इन्होंने पूरा फोकस सबसे पहली स्टेज में कर दिया, जो बच्चे की पहली स्टेज होती है। मतलब कि देखिए 1 साल तक बच्चा क्या होता है, हमारी बात सीखता सुनता है, बट जब वो दूसरी साल में एंटर करने लग जाता है, जब 1 डेढ़ साल का बच्चा हमारा हो जाता है तो क्या करता है, वो बोलना स्टार्ट करता है, नई नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है। और इन्होंने उसी बात पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जितने भी ये सारे आपके शास्त्री थे इन्होंने इसी बात पर फोकस किया कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर बच्चे का बेस हम बचपन में बना देंगे
तो वो बड़े होकर और भी बहुत सी चीज़ें सीख सकता है। तो इनका जो ये पूरा बेसिक था या इनका जो प्रोजेक्ट था, ये सारा इस चीज़ पर डिपेंड था कि बच्चों को हम किस तरह से सिखाएं। ठीक है, तो इनका जो पूरा ये प्रिंसिपल था इनका किसी चीज़ को सिखाने का, वो यही था लर्निंग बाय डूइंग, कि किस तरह से हम काम को करने के बाद सीखें। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, एवरी टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन सम। सारे टीचिंग मेथड का बेस कौन सा होता है? प्लानिंग ऑफ टीचर, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। क्या बेस होता है हर टीचिंग मेथड का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब ऑब्जेक्टिव टू अचीव, हम क्या चाहते हैं, हम टीचिंग कोई भी मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मेन मकसद हमारा क्या होता है, उसका बेसिक हमारे पास क्या होता है कि हम किसी चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, कि इसको अपने ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं, सिखा रहे हैं और उसको यूज़ में ला रहे हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु मेड दिस स्टेटमेंट। आपको बतानी है कि ये स्टेटमेंट किसने बनाई है, कौन सी स्टेटमेंट है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स। कि भाई लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स। जो आप सीखना होता है, जो आपकी लर्निंग होती है, वो एक न्यू नॉलेज है, न्यू रिस्पॉन्स है। किस चीज़ का प्रोसेस है ये? मतलब कि सीखना एक प्रोसेस है, न्यू नॉलेज को सीखना, नए रिस्पॉन्स को लेना, नए रिस्पॉन्स को एक्वायर करना। ये किसने कहा है? आपके वुडवर्थ ने कहा है, या क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, या गुलफोर्ड ने कहा है, या फिर पावलोव ने कहा है? पावलोव। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कहा है आपके वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि लर्निंग एक प्रोसेस है नई नॉलेज को और नए रिस्पॉन्स को एक्वायर करने की। ठीक है, अब आई होप क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग एक प्रोसेस है न्यू नॉलेज को सीखने की और न्यू रिस्पॉन्स लेने की। ठीक है, न्यू रिस्पॉन्स और न्यू नॉलेज को एक्वायर करने की प्रोसेस है आपकी लर्निंग। ये कहा है आपके वुडवर्थ ने, याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु मेड दिस स्टेटमेंट लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। अब ये किसने कहा है कि भाई लर्निंग जो है हम अपने हैबिट से और नॉलेज और एटीट्यूड से एक्वाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, अधिग्रहण करना, बढ़ाना। तो ये बोल रहे हैं कि लर्निंग को हम अपने आदतों से, अपने नॉलेज से, अपनी एटीट्यूड से बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपके क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु सेड दिस हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फॉर कंडीशनिंग। ये किसने कहा है कि हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, मतलब कि आदतें फॉर्मेशन होती है आपकी, जो मतलब कि आदतें बनने का रिजल्ट है वो आपकी कंडीशनिंग
पर डिपेंडिंग है, मतलब कि। ऑप्शन नंबर 1 है वुडवर्थ, क्रो, गुलवेड, पॉल वाउ। वेरी गुड, ये आपके पॉल वाउ ने कहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेड दिस लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। ये किसने कहा है कि लर्निंग एक आपके बिहेवियर की मॉडिफिकेशन है, मतलब कि आपको बिहेवियर में चेंज लाने का एक तरीका है जो आप अपने एक्सपीरियंस से और एक्टिविटी से ला सकते हो। गेट्स ने कहा है, क्रो ने कहा है, गुलफोर्ड ने कहा है, या पॉल वाउ ने कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये गेट्स ने कहा है। ठीक है, गेट्स ने क्या कहा है? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नाम इसमें याद रखने हैं और साथ ही साथ में समझना भी कि किसने क्या कहा है, और याद भी रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो डैश मीन इज द एसेंस ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। किसका मतलब है सक्सेसफुल टीचिंग? स्टाइल ऑफ टीचिंग का, फीडबैक ऑफ ट्रेनिंग का? नहीं 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 नहीं, डैश इज द एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। सक्सेसफुल टीचिंग के लिए क्या ज़रूरी है, क्या एसेंशियल है? स्टाइल ऑफ टीचिंग, फीडबैक ऑफ ट्रेनिंग, या सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, या प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, फीडबैक ज़रूरी है। ठीक है, फीडबैक ऑफ ट्रेन इज़ द एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। अगर आप सक्सेसफुल टीचिंग चाहते हो तो आप क्या करोगे? अपने ट्रेनी से फीडबैक लोगे ताकि आपकी टीचिंग क्या हो? सक्सेसफुल हो। ठीक है, फीडबैक ऑफ टीचिंग ज़रूरी है आपकी सक्सेसफुल टीचिंग के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है गुड टीचिंग मस्ट। गुड टीचिंग कौन सी है इसमें से आपको बतानी है? हैव डिजायरेबल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव प्लानिंग, या मोटिवेशन द सेल्फ लर्निंग एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटी, या ऑप्शन नंबर सी है बी सिंपैथिक एंड कोऑपरेटिव, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। अच्छी टीचिंग कौन सी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव है हमारा आंसर। क्योंकि अच्छी टीचिंग कौन सी है? जिसमें हमारे डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, और जो हमारी प्लानिंग हो वो कैसी हो? एफिशिएंट हो, अच्छी हो, तभी तो एक अच्छी टीचिंग हो पाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है? मोटिवेट फॉर सेल्फ लर्निंग। साथ ही साथ में टीचिंग के अंदर हमारे को क्या करना है कि हमारे को मोटिवेट भी करवाना है अपने लर्नर को, ताकि वो सेल्फ लर्निंग भी करे। और उनको क्या प्रोवाइड करवानी है? अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटीज़ के लिए, नई नई एक्टिविटी के लिए उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको सिंपैथिक भी होना है और कोऑपरेटिव भी होना है। तो इसलिए गुड टीचिंग में ये सभी आ जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इजी है और इसमें मैं यही नहीं पूछने वाली हूँ, उसके अलावा भी पूछने वाली हूँ।
फर्स्ट स्टेप इज़ द हर्बर्ट लेसन प्लानिंग इज़, आपको बताना है कि आपके हर्बर्ट के लेसन प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप कौन सा है। आपकी प्रेजेंटेशन है या प्रेपरेशन है या एप्लीकेशन है या टेस्टिंग है। वेरी गुड, सभी को पता है प्रेपरेशन है। तो अब मेरे को ये बताइए कि प्रेपरेशन क्या होती है, प्रेपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिखते जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। प्रेपरेशन के अंदर क्या क्या आएगी, सबसे पहले तो एक इंस्ट्रक्टर की प्रेपरेशन आएगी, उसके बाद फिर आपके वर्क प्लेस की प्रेपरेशन आएगी, ठीक है, आपकी इक्विपमेंट एंड मटेरियल की प्रेपरेशन आएगी, फिर जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा है आपके क्लासरूम के अंदर उसको रिमूव करना है, वो भी आपके प्रेपरेशन के अंदर आएगा। साथ ही साथ में आपको किस तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ करना है, कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, इसको भी प्रेपरेशन के दौरान ही आपको प्रिपेयर करना होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस में आपको ये भी देखना होगा कि किस तरह से बच्चों को बैठने के लिए जगह बनानी है, किस तरह से क्लासरूम के अंदर आपको लाइटिंग एंड वेंटिलेशन करनी है, किस तरह से लेआउट करना है। उसके बाद आपको आना है, सबसे पहले तो देखना है, उसके बाद आपको क्या करनी है, अपने लेसन प्लान की प्रेपरेशन करनी है कि आप क्लास के अंदर क्या पढ़ाने वाले हो, उसका टॉपिक क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसके लिए आपको कौन कौन सी टीचिंग एड्स यूज़ करनी होगी। फिर साथ ही साथ में आपको रिव्यू भी तैयार करना होगा, इंट्रोडक्शन भी तैयार करना होगा, है ना। साथ ही साथ में अपने ट्रेनिंग के लिए मोटिवेशन को भी तैयार करना होगा कि आपको किस तरह से अपने ट्रेनिंग को मोटिवेशन देना है। साथ ही साथ में ये भी प्रेपरेशन के अंदर ही देखना होगा कि आपको कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड पढ़ाना है, ठीक है। और क्या, साथ ही साथ में आपको असाइनमेंट शीट और क्वेश्चन भी ये पहले से ही तैयार करने होंगे, पहले से प्रेपरेशन के अंदर करना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपको सेकंड स्टेप बताना है आपके हर्बर्ट लेसन प्लान के लिए कि हर्बर्ट ने लेसन प्लान को लेकर सेकंड स्टेप कौन सा बनाया है। देखिए, याद रखने वाली बात इसमें यह है कि हर्बर्ट ने जो है आपके 4 टीचिंग स्टेप बनाए थे, 4 टीचिंग मेथड बताए थे कि सबसे पहले जो भी है, ठीक है। तो इसमें आपको सेकंड बताना है। वेरी गुड वेरी गुड। तो सेकंड स्टेप कौन सा है हमारा, प्रेजेंटेशन। जब हमारी प्रेपरेशन हो गई, क्लास की भी होगी, हमारी भी होगी, तो उसके बाद हमने क्या करनी होती है, प्रेजेंटेशन करनी होती है क्लासरूम के अंदर। तो प्रेजेंटेशन करते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हमने लेसन प्लान को तैयार किया है तो अपने लेसन प्लान का हम क्या करें, यूज़ करें। जो हमारा एक टॉपिक है स्टार्ट उसी से करें, ठीक है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्लियर करें, उनको एक एक करके समझाए ताकि हमारा ट्रेनी क्या कर सके, इजीली हर चीज़ को समझ सके, ठीक है। साथ ही साथ में हमने क्या करना है प्रेपरेशन के दौरान हम और भी बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब कि क्वेश्चनिंग का भी यूज़ करते हैं। जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त हम बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, रिव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, याद है ना। और साथ ही साथ में जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो क्लास में हम और कौन से क्वेश्चन को डेवलप करते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन को, याद है ना ये भी। और साथ ही साथ में अगर हमने ये देखना है कि हमारे ट्रेनिंग कोई चीज़ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, तो इसके लिए हम और साथ में किसका यूज़ करते हैं, उनको इवेल्युएट करने के लिए एप्लीकेशन का भी यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो ये कौन सा था, हमारा प्रेजेंटेशन स्टेप था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आपको थर्ड स्टेप बताना है, बाकी कुछ नहीं है।
वेरी गुड वेरी गुड। एप्लीकेशन तो सबको पता है कि एप्लीकेशन करनी है थर्ड स्टेप में, पर कैसे करनी है ये पता है? चलो ये बताइए किस तरह से आपको एप्लीकेशन करनी है क्लासरूम के अंदर। बताइए बताइए बताइए, जो जो दिमाग में आ रहा है, जितना जितना सब बताइए। वेरी गुड। सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन क्यों करते हैं? ताकि जो चीज़ हमने सिखाई है इस चीज़ का पता लगा सके कि हमारे ट्रेनी ने उससे कितना सीखा है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम क्या करते हैं इसमें, आपके एप्लीकेशन स्टेप में क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग पूछते हैं। किस तरह से पूछते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पूछा और पूरी क्लास में घूमने देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अपने ट्रेनी को उस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है, मतलब पॉज लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर अपने ट्रेनी का नाम लेंगे, एक का नहीं, मतलब एक का नाम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2-4 सेकंड रुकेंगे, उसने आंसर दिया उतने में दूसरे का नाम ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसने भी अगर हमारे को आंसर दे दिया है, पहले बच्चे ने भी हमारे को आंसर दे दिया और हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बच्चे के पास, और फिर हमने क्या करना है, बाद में उस आंसर को खुद रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद क्या करना है, डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो ये 6 स्टेप रहते हैं हमारे एप्लीकेशन स्टेप को फॉलो करने के। तो जब भी आप एप्लीकेशन करो अपने क्लासरूम के अंदर, तो इस 6 स्टेप का आपको ज़रूर यूज़ करना है। तो आई होप, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी ज़रूरी होती है ना, ठीक है। तो एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए एज इंस्ट्रक्टर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आपको किस तरह से पूछना है। तो आप एक्सपीरियंस इसी स्टेप से ला सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको किस तरह से मतलब कि अपने ट्रेनिंग को इवेलुएट करने के लिए और कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब बताना है आपको 4 स्टेप कौन सा है आपका? वेरी गुड वेरी गुड। 4th स्टेप आपका टेस्टिंग है। तो आप टेस्टिंग किस तरह से करते हो और क्यों करते हो? वेरी गुड। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे ट्रेनी ने कितना सीखा, उसने कितनी चीज़ों को अचीव किया है, कितना उसने गेन किया है। टेस्ट के माध्यम से हम पता लगाते हैं, ठीक है। और टेस्ट हम इसलिए भी लेते हैं ताकि जब हम टेस्ट लेंगे तो क्या हो गया, अगर तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे तो हम ज़्यादा मेज़र नहीं कर पाते अपनी ट्रेनिंग को। बट अगर हम कौन से लेंगे, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी ट्रेनिंग ने कितनी चीज़ों को अचीव किया है। तो एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए हम अपने क्लासरूम के अंदर टेस्ट का यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। वैसे जब भी हमने एक लेसन को अपने क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करना है, पढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें आपको प्रेपरेशन करनी है, प्रेपरेशन के सारे स्टेप का यूज़ करना है। साथ ही साथ में फिर प्रेजेंटेशन करनी है, अच्छे से इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन करनी है। साथ ही साथ में वो कितनी इफ़ेक्टिव है, एप्लीकेशन के दौरान हमारे को इस बात का पूरा पता लग जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में क्योंकि आपने एप्लीकेशन भी कर ली है, ठीक है, अब आपकी ट्रेनी जो है टेस्ट के अंदर और भी अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले हैं। फिर भी आपको ये देखना है कि वो कितने हद तक अच्छा अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना टेस्ट लोगे। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि जब भी आप अपने क्लासरूम के अंदर लेसन को प्रेजेंट करो तो 4 स्टेप का यूज़ करो, 4 टीचिंग स्टेप का यूज़ करें आप, जिसके अंदर आप अच्छे से प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट का यूज़ करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, टीचिंग इज एन आर्ट एंड टू एक्वायर एफिशिएंसी इन दिस आर्ट द टीचर नीड। कि टीचिंग एक आर्ट है और इस आर्ट में अगर आप एफिशिएंसी लाना चाहते हो, एक्वायर करना चाहते हो, एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो, एफिशिएंसी को, तो एक टीचर को किस चीज़ की नीड है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एक टीचर को सब्जेक्ट मैटर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टीचर स्टाइल फॉर डिसमेनिंग द नॉलेज टू द लर्नर।
मतलब कि आपको अच्छे स्टाइल में क्या करनी है, अपने टीचर को जो है नॉलेज देनी है, ठीक है, अपने लर्नर को नॉलेज देनी है, अपने स्टूडेंट की नॉलेज को बढ़ाना है, साइंटिफिकल नॉलेज देनी है टीचिंग के दौरान। ये ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन नंबर डी है, ओनली प्रैक्टिकल स्किल। देखिए यहाँ पे आपको नॉलेज बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है आपको अपनी टीचिंग की। तो एक इंस्ट्रक्टर की क्या क्या नीड रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बोथ बी एंड सी, मतलब कि उसको कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए और जो उसका टीचिंग स्टाइल है वो साइंटिफिकल नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि लर्नर अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सके, सीख सके, ठीक है। तो एक टीचर को इन दोनों चीज़ों की नीड रहती है, इसलिए हम बोलेंगे बोथ बी एंड सी हमारा आंसर है। और अब क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रेनीज टीचर मस्ट लर्न द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। देखिए मैक्सिम ऑफ टीचिंग है आपके शिक्षण के सूत्र, इसकी हिंदी है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के शिक्षण के सूत्र। तो ड्यूरिंग टीचर ट्रेनिंग टू मेक क्लियर, देखिए ट्रेनी टीचर मस्ट लर्न द, जो ट्रेनी टीचर है मतलब हमारी बात हो रही है क्योंकि हम कौन से ट्रेनी टीचर है। तो अगर हम लोग शिक्षण के सूत्रों को सीखना चाहते हैं तो हमारे को टीचर ट्रेनिंग के दौरान किस चीज़ को क्लियर करना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग टू मेक क्लियर किस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, व्हेन द टीचिंग शुड बी स्टार्टेड, मतलब कि जब हम टीचिंग को स्टार्ट किस तरह से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि किस तरह से अपने कंटेंट के स्टार्टिंग पॉइंट से। और ऑप्शन नंबर बी है, इन व्हाट सीक्वेंस टीचिंग शुड बी डन। और हम देखेंगे कि हमारे को अपनी टीचिंग किस सीक्वेंस में डन करनी है, मतलब जिसमें हम देखेंगे डायरेक्शन टू मूव। ऑप्शन नंबर सी है, हाउ टीचिंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव, कि किस ऑर्डर में हमारे को टीचिंग करनी है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये बिल्कुल हमारे पे बेस्ड है। तो ये बता रहा है कि टीचर ट्रेनिंग मस्ट लर्न द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग टीचिंग ट्रेनिंग टू मेक क्लियर, मतलब कि जो ट्रेनी टीचर हैं उनको आपने किस तरह से बताना है कि आपको किस तरह से टीचिंग सूत्र का यूज़ करना है ताकि आप एक अच्छी टीचिंग करवा सको। आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान मतलब कि कौन सी चीज़ें उनको सिखानी है, तो क्या क्या चीज़ें सिखानी है, हमारे को सिखानी है कि किस तरह से हमारे को टीचिंग को शुरू करना है और किस तरह से मतलब कि कंटेंट को स्टार्ट करना है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी हमारे को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा उसको किस तरह से शुरू करना है, ठीक है। और सेकंड क्या बताए थे कि किस सीक्वेंस में हमारे को अपनी टीचिंग करवानी, किस तरह से अपनी टीचिंग को डन करना है, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में मूव होना है हमने, किस तरह से, ठीक है। सेकंड में हमारे को ये भी बताया जाता है और साथ ही साथ में हमारे को ये भी बताया जाता है कि किस तरह से हमारे को ऑर्डर में अपनी जो है टीचिंग को डन करना है और साथ ही साथ में अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना है। ये सब हमारे को कब सिखाया जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान एक न्यूली टीचर ट्रेनिंग को सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ ए लर्नर इज ऑलरेडी फैमिलियर विद द सॉइल ऑफ द नियर बाई प्लेन्स, facility of water and the production of that area, then it would be easy to provide him knowledge about the culture of that state. Here the teacher uses the maximum of. यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, शिक्षण के सूत्र उसके बाद आपने बताने हैं, ठीक है।
तो आपका जो ट्रेनिंग है, जो आपका लर्नर है, उसको पहले से ही पता है, वो पहले से ही फैमिलियर है अपने नियर बाई सॉइल के बारे में, कि जो नियर में उसके सॉइल है या नियर में जो उसके पास प्लेन है, ज़मीन है, मैदान है, वहाँ पे किस तरह की सॉइल है, किस तरह की फैसिलिटी है आपके वाटर को लेकर और प्रोडक्शन के लिए उस एरिया के अंदर। और फिर आपने क्या करवाना है, आप उसको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं नॉलेज किसके बारे में, कल्टिवेशन ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के बारे में, उस स्टेट की खेती के बारे में आप अपने ट्रेनी को नॉलेज देना चाहते हो। ठीक है, तो एक टीचर कौन से मैक्सिम का यूज़ करेगा, कौन से टीचिंग सूत्र का यूज़ करेगा। ऑप्शन नंबर ए है सीन टू अनसीन, ऑप्शन नंबर बी है नोन टू अननोन, ऑप्शन नंबर सी है सिंपल टू कम्प्लेक्स, और या ऑप्शन नंबर डी है पर्टिकुलर टू जनरल। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से हैं और कौन सा सूत्र है शिक्षण का, कौन सा मैक्सिमम ऑफ टीचर यहाँ यूज़ हो रहा है, नोन टू अनोन, क्योंकि हमारे ट्रेनी तो पहले से ही जानते हैं कि किस तरह की सॉइल है, कौन से आपको वाटर की फैसिलिटी मिल रही है, किस तरह की प्रोडक्शन होती है आपके एरिया के अंदर। और आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है उसके स्टेट के बारे में, कि उसके स्टेट में किस तरह से कल्टीवेशन होता है, किस तरह का एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज देनी है। तो पहले तो वो कुछ जानता ही है, पहले से उसके पास कोई नोन नॉलेज है, तो जो चीज़ वो नहीं जानता है वो चीज़ बताने में आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा सूत्र होता है हमारा, नोन टू अनोन, मतलब कि किसी ज्ञात चीज़ से अज्ञात चीज़ को बताना सिखाना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ टीचर। यहाँ भी आपसे शिक्षण का सूत्र पूछा है। इंटरेस्ट इज टेकन इन न्यू नॉलेज इफ इट्स लिंक्ड विद प्रीवियस नॉलेज, कि भाई अगर आप इंटरेस्ट को पैदा करते हो न्यू नॉलेज को सीखने के लिए, किस तरह से, उसकी प्रीवियस नॉलेज से लिंक करके, तो वो कौन सा सूत्र है आपका, सीन टू अनसीन, नोन टू अननोन, सिंपल टू कम्प्लेक्स, या पर्टिकुलर टू जनरल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है हमारा नोन टू अननोन। देखिए, जो हमारा ट्रेनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है नोन टू अननोन। तो जो हमारा ट्रेनी है वो देखिए, इंटरेस्ट तब लेगा जब उसके पास क्या है, पहले से ही तो एक कोई नॉलेज है। ठीक है, मतलब कि हम उसको नई नॉलेज दे रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग को हम नई नॉलेज दे रहे हैं, बट उसको किससे लिंक कर रहे हैं, उसके प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर रहे हैं, ताकि वो इंटरेस्ट ले। और वो इंटरेस्ट लेगा भी, क्योंकि जब हमारे पास पहले से कोई नॉलेज है और उसके बारे में अब हम और कुछ जानना चाहते हैं, बट उससे पहले क्या कर दिया, हमारी नॉलेज को हमारी प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर दिया, नई चीज़ को बताने से पहले हमारी नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर दिया। तो वो कौन सा सूत्र हो गया हमारे शिक्षण के अंदर, नोन टू अननोन का। ठीक है, कौन सा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है ये, नोन टू अननोन। मैंने अभी अभी बताया आपको, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होता है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होता है शिक्षण के सूत्र, याद रखना है इसकी हिंदी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, द लर्नर रेफर फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। देखिए, यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों की बात हो रही है। फंक्शन एट प्रिसेप्शन लेवल ओनली, जो आपके 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं वो आपके प्रिसेप्शन लेवल पर वर्क करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम ऑफ द टीचिंग प्रोवाइड नेसेसरी नॉलेज अबाउट नॉन प्रिसेप्शन नॉलेज। तो आपको बताना है कि जो आपके पास ये शिक्षण के सूत्र दिए हुए हैं, ये कौन से है, अगर हम उसको नॉन परसेप्शनल थिंग्स सिखा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो वो नहीं जानता है। परसेप्शन लेवल होता है किसी अनुभूति के आधार पर सीखना, किसी एक्सपीरियंस के आधार पर सीखना, बट अब आप उसको ये चीज़ सिखा रहे हो जो जिसके बारे में उसको पता नहीं है।
वेरी गुड। तो ये है हमारा शिक्षण का सूत्र, सीन टू अनसीन। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो हमारे भाई 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो परसेप्शन लेवल पर सीखते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर आप अपने स्टूडेंट को नॉन परसेप्शन थिंग्स सिखा रहे हो तो कौन सा टीचिंग सूत्र का आप यूज़ करोगे, कौन से टीचिंग मेथड का आप यूज़ करोगे। तो कौन से मेथड का यूज़ करोगे, सीन टू अनसीन। जो वो जानता है उसके बारे में, अनसीन के बारे में उसको बताना है, जो उसने नहीं देखा सुना है, जो नहीं देखा सीखा सुना उसने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। फर्स्ट टीच सिंपल कंटेंट एंड देन कम्प्लेक्स कंटेंट। ये कौन सा सूत्र है आपका टीचिंग का, कि पहले आप सिंपल चीज़ों को सिखाओ, उसके बाद आप कठिन चीज़ों को सिखाओ। सीन टू अनसीन, नोन टू अननोन, पर्टिकुलर टू जनरल, या नन। वेरी गुड, नन है हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि सिंपल कंटेंट देन कम्प्लेक्स कंटेंट, ये क्या है, ये तो खुद ही एक शिक्षण का सूत्र है कि पहले सिंपल चीज़ें सिखाओ, उसके बाद आप कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ो, कठिन चीज़ें सिखाओ। तो ये हमारा सूत्र ही है, तो ये इन और सूत्रों के बीच में क्यों आएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नन हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाय स्टार्टिंग विद द होल object, the teacher impart knowledge about each and every part of the object to the learner। देखिए, जो यहाँ पे बात हो रही है, लर्नर इन द 20th सेंचुरी प्रोवाइड दिस। आपको इसमें बताना है कि 20th सेंचुरी में किसने प्रोवाइड किया, कि भाई अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो कि असल में है। होल ऑब्जेक्ट, द टीचर इम्पार्ट नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लर्नर। हर जो ऑब्जेक्ट है उसकी आप हर नॉलेज अपनी ट्रेनी को दे रहे हो, और असल में दे रहे हो। इस चीज़ का यूज़, इस टीचिंग का यूज़ कौन सी सदी में किया गया है, 20वीं सदी में किया गया है। तो इसके बारे में किसने बताया है, डेविड ने, गैल्सट ने, हर्बर्ट ने, या वुडवर्थ ने। वेरी गुड, हमारा आंसर है गैल्सट ने बताया। गैल्सट ने पता क्या बताया, कि भाई अगर हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हो ना, तो उसको असल में सामने रखिए और उसके बारे में फिर आप उसके बारे में अपने ट्रेनी को नॉलेज दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका ट्रेनी हर चीज़ को सीख पाएगा, लर्न कर पाएगा, उस ऑब्जेक्ट के हर पार्ट को, हर तरीके की, मतलब कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या चीज़ है उसमें, क्या चीज़ नहीं है, ये चीज़ वो अच्छे से सीख पाएगा अगर आप उसके सामने उस ऑब्जेक्ट को रखते हो और फिर किसी चीज़ को सिखाते हो। तो 20वीं सेंचुरी में प्रोवाइड करवाई गई हमें ये गैल्सट ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश मीन्स द प्रॉब्लम इज सेपरेटेड इनटू इट्स वेरियस एलिमेंट एंड देन दे आर स्टडीड। इसका मतलब है, किसका मतलब है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं, और अलग अलग एलिमेंट में उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी स्टडी कर रहे हैं। वो क्या कहलाती है हमारी, सिंथेसिस, एंथेसिस, रेशनल या एम्पिरिकल। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हमारा एनालाइज कहलाएगा, क्योंकि एनालाइज किस तरह से करते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, या फिर जो भी है, या नॉलेज भी है, या क्वेश्चनिंग भी है, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग भाग में सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद उसको समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको
पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं या सॉल्व करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारी एनालाइजिंग कहलाती है। एनालाइज होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। डैश मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायरिंग फ्रॉम द एनालाइज्ड एंड लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। ये आपका सेंथिस है, एनालिसिस है, रेशनल है या एम्पिरिकल है। आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, किससे, एनालाइज से, ठीक है। और लिविंग कंपोनेंट से, लिविंग कंपोनेंट से मतलब जीवित घटकों से किसी चीज़ को क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है, किसका, किसी समस्या का। तो आप क्या कर रहे हो, कनेक्टिंग द नॉलेज, उसको आप अपनी नॉलेज से जोड़ रहे हो, ठीक है। जो आपके पास पहले से नॉलेज है उससे आप जोड़ रहे हो, ठीक है। और एक्वायर कर रहे हो अपने एनालाइजिंग से और लिविंग कंसेप्ट से, तो वो क्या कहलाती है आपकी। वेरी गुड, वेरी गुड, सेनिथिस कहलाती है। सेनिथिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से लिविंग कंटेंट है इनके अंदर, कंपोनेंट है इसके अंदर, और उसको फिर क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ द maximum of teaching, fix up vague, uncertain and unorganized knowledge into clear, definite and well organized shape। देखिए ये बता रहा है कि ये कौन सा शिक्षण का सूत्र है, अगर कोई फिग अप है मतलब कि कोई आधा अधूरा है, अस्पष्ट है, ठीक है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है मतलब, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, अनऑर्गेनाइज मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। और उसको आप क्या कर रहे हो, इनटू क्लियर चेंज कर रहे हो, क्लियर में, डेफिनेट में, वेल ऑर्गेनाइज शेप में, तो वो क्या कहलाता है, इनडेफिनेट टू डेफिनेट या कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, एनालाइज टू सेनिथिस। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है बट बाद में आप क्या कर रहे हो, अपनी नॉलेज के बेस पर उसको क्लियर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है। वेरी गुड, वो कहलाती है हमारी एनालाइज टू सेनेथाइज। पहले हम एनालाइज कर रहे हैं फिर सेनेथाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, पहले हर चीज़ अनक्लियर है, बिल्कुल अस्पष्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड है, हमारी समझ में नहीं आ रही है, अनिश्चित है वो। बाद में हम क्या कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हैं, किस पे, अपनी नॉलेज के बेस पर एनालाइज कर रहे हैं, थेनेसाइज कर रहे हैं, फिर वो क्या हो रही है, वो क्लियर हो रही है, फिर डेफिनेट हो रही है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है हमारी, कौन सा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है ये, एनालाइज टू सेनेथाइज। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। यहाँ भी आपको बताना है शिक्षण का सूत्र, और बताना है किसके बारे में, मेक्स लर्नर एंड ऑब्जर्व नॉलेज मोर ट्रू, वैलिड एंड डेफिनेट। मतलब कि जो हमारे लर्नर है वो ऑब्जर्व नॉलेज से ज़्यादा सीखते हैं, सही सीखते हैं, वैलिड सीखते हैं, डेफिनेट सीखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा एम्पिरिकल टू रेशनल। देखिए एम्पिरिकल टू रिलेशनल जो हमारा टीचिंग स्टेप है या टीचिंग सूत्र है, उसके अंदर क्या है कि जो एक लर्नर है वो किस तरह से सीख रहा है, पहले वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, और उसके बाद वो मोर नॉलेज ले रहा है, मतलब किसी किसी चीज़ को उसने सीखा, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उसने उसका सच जाना, उसकी ट्रू जानी, उसकी वैलिडिटी जानी और उसकी डेफिनिटी जानी, और
कैसी नॉलेज उसके पास अब आ गई है, किसी चीज़ को उसने ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि इसकी सच्चाई क्या है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो कितना डेफिनेट है। कौन? कोई वर्क, कोई चीज़ जो वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूसो एंड डाल्टन हैज़ गिवन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर। जो आपके रूसो और डाल्टन है, इन्होंने किसको इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है? आपकी सेल्फ स्टडी को, या रिवीजन को, या ट्रेनिंग ऑफ सेंस को, या ऑल ऑफ द अबव को? वेरी गुड, इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है सेल्फ स्टडी को, कि हम सेल्फ स्टडी करें, इससे हम ज़्यादा सीखेंगे। तो ये किसने कहा है? आपके रूसो और डाल्टन ने कहा है। इस चीज़ को याद रखना कि सेल्फ स्टडी की तरफ इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेकिंग द कंटेंट परमानेंट इन द माइंड इज नोन एज। कोई कंटेंट है जो परमानेंटली हमारे माइंड में बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? रिटेंशन, लर्निंग, प्रैक्टिकल, या थिंकिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, रिटेंशन कहलाती है, सभी को याद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज पैसिव टीचिंग मेथड। इसमें से पैसिव टीचिंग मेथड कौन सा है? ग्रुप डिस्कशन, टीचिंग अदर्स, प्रैक्टिकल, या डेमोस्ट्रेशन? एक्टिव पैसिव याद है ना? वेरी गुड, डेमोस्ट्रेशन हमारा पैसिव टीचिंग मेथड है। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड। अब पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड कौन सा है? ऑप्शन सी में लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन और रीडिंग। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पिछला भी तो इजी था। वेरी गुड, पार्टिसिपेटरी किस में रहती है? हमारी ग्रुप डिस्कशन के अंदर रहती है। तो टीचिंग का मेथड कौन सा है पार्टिसिपेटरी? तो आपका ग्रुप डिस्कशन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, लर्न एक्सपीरियंस ब्रिंगिंग टू आवर अलर्ट माइंड इज कॉल्ड। लर्निंग, रिकॉल, रिटेंशन, रिकॉग्नाइजेशन? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या कहलाती है? रिकॉल कहलाती है। रिकॉल से क्या करते हैं? हम अपने दिमाग को क्या देते हैं? मैसेज देते हैं, अलर्ट करते हैं अपने माइंड को। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस को ब्रिंग करते हैं, लाइट करते हैं कि हमने क्या सीखा था, जिससे हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। तो वो क्या कहलाती है? रिकॉल कहलाती है। या फिर अगर यहाँ पे रिकॉल के बजाय रिकॉलगेशन भी होता है, तो उसका भी आपको मीनिंग पता है ना। ये छोटी डेफिनेशन है, वो बड़ी डेफिनेशन है, फ़र्क इतना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कंसीडर अंडर द। फॉलो अप भाई बड़ा ज़रूरी है, और इसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं? आपके लॉ ऑफ रिपीटेशन के अंदर, या लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी के अंदर, या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, या लॉ ऑफ सीक्वेंस के अंदर? वेरी गुड, वेरी गुड, किसके अंदर कंसिडर करते हैं? लॉ ऑफ रिपीटेशन के अंदर। क्योंकि रिपीटेशन के अंदर क्या करते हैं? हम फॉलो करते हैं किसको? अपने टीचर को। पहले हम देखते हैं कि हमने
जो डेमो किया था उस दौरान हमने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, फिर उसके बाद हमने इमिटेशन की, इमिटेशन के बाद हम फिर से फॉलो कर रहे हैं उसी चीज़ को, मतलब वो क्या कहलाई, रिपीटेशन कहलाई। तो लॉ ऑफ रिपीटेशन में क्या है, फॉलो अप करना, ठीक है। फॉलो अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कंसिडर अंडर द लॉ ऑफ रिपीटेशन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टू थिंग्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज एंड यूज रिमेंबर वन विल लीड अस टू अदर, दिस इज लॉ ऑफ, ये हम कर चुके हैं, फटाफट आंसर दीजिए कि दो चीज़ें सिमिलर है, कौन सी आपकी, प्रॉपर्टी एंड यूज। अगर आप एक को याद करते हो तो वही चीज़ आपकी दूसरी चीज़ को लीड करती है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएशन है, या लॉ ऑफ सिमिलरिटी है, या लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी है, या लॉ ऑफ सीक्वेंस है। वेरी गुड, लॉ ऑफ सिमिलरिटी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, आर्टिकल ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स इन माइंड फॉर लॉन्गर। कोई आर्टिकल है जो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, दिस इज द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, या फिर लॉ ऑफ एसोसिएशन, या लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी, या लॉ ऑफ सीक्वेंस। कोई आर्टिकल जो है लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में बना हुआ है, किसी आर्टिकल में अगर हमको इंटरेस्ट है तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है। वेरी गुड, क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट। किसी चीज़ में हमको इंटरेस्ट है तभी तो कंटिन्यू तरीके से बना हुआ है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल ऑफ इंटरेस्ट रिमेन इन माइंड फॉर लॉन्गर, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है इसलिए वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बना है, तो ये कौन से लॉ के अंदर आता है, कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट की, किसी में आपको लगातार इंटरेस्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइंड इम्पैक्ट एट अर्ली स्टेज रिमेन्स लॉन्गर, दिस इज, क्या है ये, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, या लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी, या लॉ ऑफ प्राइमेसी। माइंड में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो छवि पड़ रही है, वो लंबे समय तक बनी हुई है, वो क्या कहलाती है, मतलब कि कौन से लॉ के अंदर आती है आपके। वेरी गुड, वेरी गुड, ये किसके अंदर आती है, हमारी लॉ ऑफ प्राइमेसी के अंदर आती है, प्राथमिकता के अंदर आती है, ठीक है, जिसमें हमारे माइंड पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और अर्ली स्टेज तक रिमाइंड लेंगर, और लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहने वाला है, तो वो क्या कहलाती है, लॉ ऑफ प्राइमेसी कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, इवेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन माइंड। कोई इवेंट है जिसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके माइंड में बना हुआ है, ठीक है, और रिटेन लॉन्गर, लंबे समय तक वो भी, दिस इज भी, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी, लॉ ऑफ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन एंड सुपरियरी स्ट्रेंथ, या फिर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, या लॉ ऑफ प्राइमेसी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या है, लॉ ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो इसको सुपीरियरिटी स्ट्रेंथ, या फिर बोल सकते हो स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्टिकल ऑफ ऑपोजिट नेचर। जो आपका आर्टिकल है वो आपके ऑपोजिट नेचर की तरफ है। गो टूगेदर रिमेंबर वन ऑफ देम सेकेंड, वन विल रिमेंबर, दिस इज द, ये क्या है, मतलब कि आप किसी चीज़ को रिमेंबर कर रहे हो, एक चीज़ को आप रिमेंबर कर रहे हो, और सेकंड क्या, और दूसरी आपको खुद याद आ रही है, तो वो क्या कहलाती है।
वेरी गुड, ये कहलाती है आपकी लॉ ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये सेम सेम से क्वेश्चन होते हैं, भूल जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, पीछे चलते हैं जहाँ से हमने इनको पढ़ना शुरू किया। फॉलोअप है हमारा रिपीटेशन, ये हम पढ़ चुके, इसको पढ़ लेते हैं। अगर ये भी सभी को याद होगी कि अगर हम किसी एक चीज़ को याद करते हैं, मतलब कि दो चीज़ें जो है सेम है, अगर प्रॉपर्टी और यूज़, अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को हम रिमेंबर कर रहे हैं तो हमारे को उसके यूज़ भी खुद ही याद आ रहे हैं, खुद ही लीड हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी लॉ ऑफ सिमिलरिटी कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर कोई आर्टिकल है जो लंबे जिसमें हमको इंटरेस्ट है, आर्टिकल ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स इन माइंड, कोई आर्टिकल है जिसके बारे में हमको इंटरेस्ट है और वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना हुआ है, तो वो कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर कोई इम्पैक्ट है हमारे दिमाग पर जो पड़ा है और लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, माइंड इम्पैक्ट एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में हमारे दिमाग में क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा है, कोई छवि पड़ी है अर्ली स्टेज में जो हमारे लंबे समय तक हमें याद रहने वाली है, तो वो क्या कहलाती है, लॉ ऑफ प्राइमेसी कहलाती है। और अगर क्या है, हमारे दिमाग पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा है किसी चीज़ से, किसी इवेंट से पड़ा है लॉन्ग इम्पैक्ट, तो वो क्या कहलाती है, लॉ ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि 50 में क्या है कि भाई ऑपोजिट नेचर है ये आपके आर्टिकल के अनुरूप। अगर बाय द वे आप किसी एक चीज़ को रिमेंबर कर रहे हो, ठीक है, साथ में आप दूसरी चीज़ को भी रिमेंबर कर रहे हो, तो आपको पहली चीज़ याद आ रही है। ठीक है, और सिमिलरिटी में क्या था कि आपने एक चीज़ याद की तो दूसरी भी आपको रिमेंबर हो गई, दूसरी मतलब कि आपकी पहली चीज़ ने दूसरी चीज़ को क्या किया, लीड किया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक को याद किया और फिर उसके बाद दूसरी को, और फिर दूसरी चीज़ से आपको पहली चीज़ याद आ गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, लॉ ऑफ कंट्रास्ट कहलाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने रहना है रिवीजन के लिए, मतलब कि एक तरह का वो टेस्ट भी होगा, ज़रा आप कितना भूले कितना याद है, उसके लिए आपको तैयार रहना है, जुड़े रहना है। कल और परसों हम 2 दिन रिवाइज करने वाले हैं और क्लास में आने से पहले ही अपना खाना पीना कर लेना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से आंसर दे सको, लंबे समय तक बने रह सको। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्किल मास्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो छोड़ दीजिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय ऑल एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल।